अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुख्तियार गुल और आप देख रहे हैं गुल हॉन्टेड वॉइस चैनल। ये वाक़या 10 अप्रैल 1912 का है। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज़ अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसमें बड़े बड़े हर तरह के लोग बैठे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर तरीन लोग इमिग्रेंट तक इस जहाज में बैठे हैं जो अमेरिका जा रहे हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभालते हैं 62 साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर में और पब्लिक में और मीडिया में काफ़ी चर्चा होती है इस टाइटैनिक जहाज की। आखिर अपने ज़माने का ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप है जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर है। बल्कि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं आप सुनेंगे तो आपके दिल हिल कर रह जाएंगे। उस ज़माने में इस जहाज़ को बनाने पे जो खर्चा आया, अगर आजकल के दौर से इसका मौज़वाना किया जाए तो आजकल के $400 मिलियन के रकम के बराबर है। शिप के अंदर की सहूलियात और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगी। स्टेन गिलास की खिड़कियां और नेटवुड पेलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेरेक्स, एक गर्म स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की शॉप्स और एक लाइब्रेरी भी इसमें थी। और तो और जिस तरह की सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल इस जहाज में किया गया था, टाइटैनिक को बनाने में इस जहाज को कभी ना डूबने वाला माना जाता था। एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने टाइटैनिक को बनाया था। उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने पुरइत्तेमाद थे कि इन्होंने पब्लिक मीडिया के सामने आकर कहा था कि ये जहाज सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी मजबूत है और ये कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन अपने पहले ही सफ़र पर रवाना होने के 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर ये टाइटैनिक अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। आइस के पहाड़ जो खतरा हैं इस जहाज के लिए। ये वार्निंग कोई नई चीज़ नहीं है। समुंदर से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाज को रेडियो के जरिए एक दूसरे को बताते रहते हैं कि समंदर के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपनी स्पीड कम नहीं करती। 40 किलोमीटर की स्पीड से टाइटैनिक आगे बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 दफा आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और इनके क्रू इन वार्निंग्स को अनदेखा कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब हो जाता है, रात हो जाती है और सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो जाता है। इस 14 अप्रैल की खास बात यह थी कि चांद बाहर नहीं आया था। बगैर चांद के रोशनी कम थी। इस रात जहाज के ऊपर एक क्रूज लैन होता है, एक छोटा सा टावर होता है जिस पर एक शख्स बैठा होता है और जो बंदा आगे के हालात से कैप्टन को खतरे से आगाह करता रहता है। ठंडी हवा होने की वजह से टावर पर जो शख्स बैठा होता है, इसे ठंड और आंखों में नमी की वजह से सामने नजर आना काफी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 पर फेडरिक फ्लैट नामी इस टावर में बैठा है कि अचानक इसे अपने सामने एक बर्फ का पहाड़ दिखता है। वो जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को। ब्रिज पर चिल्लाकर कहता है, सामने हमारे आइस का पहाड़ है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर इस मैसेज को सुनते हैं और इंजन रूम को मैसेज देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अब काफी देर हो जाती है और सिर्फ 1 मिनट बाद ही 11:40 पर जहाज इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। इस आइसबर्ग का साइज तकरीबन एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर था और ऊंचाई तकरीबन 6 मंजिला इमारत के बराबर थी। साइंसदानों का मानना है कि इस आइस के पहाड़ का वजन 1.5 मिलियन टन था। तकरीबन 10 सेकंड तक टाइटैनिक
आइस बर्ग से रगड़ता हुआ निकला, जिसकी वजह से जहाज के बो में डेंट पड़ गया। बो वो एरिया होता है जो जहाज के फ्रंट साइड का निचला हिस्सा होता है। रगड़ की वजह से टाइटैनिक में छोटे छोटे सुराख हो गए थे, जिससे तेजी से पानी जहाज में दाखिल होना शुरू हो गया। एक्सीडेंट के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट फौरन पहुंचे, ये देखने के लिए कि जहाज की बॉडी को कितना नुकसान हुआ है। इस एक्सीडेंट से वो ये देखकर हैरान रह गए कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक हो गए इस जहाज को देखकर। इन्हें लगता था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर कमाल के थे। 2 मेन सेफ्टी फीचर ऐसे थे जिसकी वजह से इसे कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर डबल बॉटम हिल था। हिल जो होता है वो जहाज के मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है 2 लेयर लगी हुई हैं यहाँ पर। अगर पहली लेयर टूट जाए तो दूसरी लेयर बचा लेगी इस जहाज को। और दूसरा, जो पूरी शिप बॉडी का मेन हिल है, इसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तकसीम किया गया था। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट में भी अगर पानी भर गया तो भी जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाज पानी पर तैरता रहेगा। लेकिन 16 में से 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया था। इसका मतलब ये था कि जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। टकराव के 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ रात 12 बजे एक मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉल देते हैं। लगातार मदद के लिए कॉल मिलाई जाती है, लेकिन आसपास से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। 20 मिनट बाद 12:20 पर रात के वक्त RMS कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के बिल्कुल करीब पास में मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की तरफ, हम इन्हें बचाने जाएंगे। मसला सिर्फ ये था कि ये जहाज टाइटैनिक के पास था, लेकिन सिर्फ 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी पूरी स्पीड में भी टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो भी इससे 3.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता था? बाकी क्रू मेंबर फ्लेयर और रॉकेट चलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि कोई आसपास मौजूद शिप होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारी तरफ। मगर बदकिस्मती से कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि तमाम पैसेंजर को अब बचाया जाए, शिप के अंदर मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के मुताबिक बच्चों और औरतों को पहले लाइफ बोट पर सवार कराया जाए। जहाज में अगर बैठे पैसेंजर की बात की जाए तो इन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर मानते थे कि टाइटैनिक एक ना डूबने वाला जहाज है, कोई फिक्र की बात ही नहीं। आखिर जो कंपनी ने एड्स चलाई थी वो तो बार बार यही बता रही थी कि जहाज कभी नहीं डूब सकता। हाँ, हम टकरा गए होंगे बर्फ के पहाड़ से, लेकिन जहाज नहीं डूबने वाला। इसी रीजन से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई उसमें 65 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन सिर्फ 28 अफराद को उससे पानी में उतारा गया। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी, लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज अब उलटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि ये जहाज डूब सकता है। और जब पैसेंजर को ये मालूम हो चुका कि ये जहाज डूब सकता है तो जबरदस्त अफरा तफरी फैल गई और लोग भीड़ में इधर उधर भागने लगे। रात 1 बजे तक जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट में इतना पानी भर चुका था कि वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसकी वजह से जो पिछले वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो पानी के बाहर आ गया। जो प्रोपेलर थे वो पानी के बाहर आ गए थे। जब जहाज का बैलेंस ज्यादा खराब हुआ तो लोगों में हड़बड़ी मच गई और लाइफ बोट में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। मसला ये था कि लाइफ बोट की सख्त कमी थी। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जिस पर तकरीबन 1200 अफराद की गुंजाइश थी, लेकिन जहाज में 2200 अफराद थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस अफरा तफरी में कुछ लोगों ने लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की कोशिश भी की,
لیکن کچھ لوگوں نے اپنی قسمت کا لکھا مان لیا تھا اور وہ جہاز میں ہی رکے رہے۔ ہر طرف رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں تھیں۔ ہر کوئی اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 2:20 پر جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ٹوٹ گیا اور پھر آہستہ آہستہ پانی کے اندر ڈوب گیا۔ 3 گھنٹے بھی نہیں لگے اس کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کو پانی کے اندر ڈوبنے میں۔ جو 1500 لوگ جہاز کے اندر موجود تھے وہ یا تو جہاز کے ساتھ سمندر میں ڈوب گئے، اور جن لوگوں کو تیرنا آتا تھا وہ ٹھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مارے گئے۔ پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس ٹمپریچر پر اگر آپ پانی کے اندر گرو گے تو کچھ ہی منٹوں میں آپ کی موت ہو جائے گی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ٹائٹینک جہاز کے کیپٹن اسمتھ کہا جاتا ہے کہ آخر تک اپنے جہاز پر اسٹیئرنگ وہیل سنبھالے کھڑے رہے اور جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہوں نے خودکشی کر لی تھی اپنے آپ کو گولی مار کر۔ RMS کارپیتھیا جہاز جو ٹائٹینک کے لوگوں کو بچانے نکلا تھا وہ اس جگہ پہنچتا ہے رات 3:30 بجے، تقریباً 1 گھنٹے لیٹ ان لوگوں کو بچانے کے لیے جو جہاز پر موجود تھے، لیکن جو لائف بوٹ میں لوگ نکل گئے تھے جہاز سے تقریباً 705 لوگ تھے، انہیں یہ جہاز مکمل طور پر بچا لیتا ہے۔ اس ٹائٹینک کے حادثے کے بعد بہت سے سوال اٹھے، انکوائریاں ہوئیں، کافی لیدیں ہوئی، اور کچھ ایسی انجان باتیں سامنے آئیں جس کو لے کر سب لوگ شاکڈ رہ گئے۔ کیسے لگے گا دوستو اگر میں آپ کو کہوں کہ اس رات ایک اور جہاز موجود تھا ٹائٹینک سے صرف 37 کلومیٹر دور، جو ٹائم پر پہنچ سکتا تھا ٹائٹینک میں بیٹھے لوگوں کو بچانے کے لیے؟ یہ بات سچ ہے۔ اس جہاز کا نام تھا SS کیلیفورنین۔ ٹائٹینک سے برف کے پہاڑ سے ٹکرانے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے آخری میسج آئس برگ کی وارننگ کا SS کیلیفورنین کی طرف سے ہی آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہوشیار رہنا، اس سمندر میں کافی برف ہے۔ اس کے بعد 11:15 پر رات کے SS کیلیفورنین جو ریڈیو آپریٹر تھا اس نے اپنا ریڈیو آف کر دیا۔ کیلیفورنین رات کے لیے رک گیا تھا۔ وہ اس سمندر میں آگے نہیں جانا چاہ رہا تھا، خطرے کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے۔ جہاز کو رات کے لیے روک رکھا تھا، ریڈیو آف تھا تاکہ کوئی مدد کے لیے کال نہ کر سکے۔ جب ٹائٹینک جہاز سے راکٹ مارے جا رہے تھے تو کیلیفورنین جہاز کے کیپٹن نے کہا کہ یہ امیر لوگوں کا شپ ہے، پارٹی کر رہے ہوں گے سب لوگ۔ اگلے دن جب صبح میں کیلیفورنین جہاز جائے حادثہ پر پہنچا تو انہیں سمندر کے اوپر صرف ڈیتھ باڈی پانی کے اوپر تیرتی نظر آتی ہیں۔ کسی ایک کو اس حادثے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ٹائٹینک کو صرف اس کے کیپٹن اسمتھ اور دوسرے لوگوں کی اس زعم نے لے ڈوبا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا، اور اس طرح 1502 لوگوں کی چند ہی منٹوں میں دردناک موت ہو گئی۔ کبھی بھی تکبر کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے، کیا پتا کہ آپ کے الفاظ قدرت سے ٹکرا رہے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ مختار گل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔